मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। और जैसा कि आपको मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए थे सब, उसके आपकी जो पहला अध्याय था लोकतांत्रिक राजनीति का, लोकतंत्र क्या क्यों का, आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत अच्छा रुझान आया। उसके बाद कल मैंने संविधान निर्माण के भी डाले हैं और आज आपको जो है अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है पालनपुर गाँव की कहानी, वो उसके हम क्वेश्चन आंसर आपको करवाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि पहले आप इन्वॉल्व हुए थे, बिल्कुल ऐसे तैयार हो जाया करो किताब हाथ में लेकर, जैसे ही वीडियो ऑन करो किताब पहले आपके हाथ में होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न हमारे सामने होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पालनपुर गांव की पूरी कहानी थी, उसमें क्या क्या था। जब भी आपको प्रश्नों के उत्तर खोजने हो, अभी आपके टीचर नहीं है आपके पास, या हो सकता है वो उपलब्ध करा रहे हो क्वेश्चन के आंसर, पर फिर भी आप डिपेंड ना रहें। क्वेश्चन के आंसर कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आप हमेशा इसको निकालना सीखें। तो सबसे पहले पुस्तक को फिर से पढ़ें, है ना। पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको, जैसे प्रश्न देखा हमने, प्रश्न आया अपना पहला प्रश्न है और वो कह रहा है कि भारत की जनगणना के दौरान एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालनपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। यानी जो जनगणना होती है उसके अनुसार कुछ तालिका दी गई है इसमें, और वो हमें भरना है। कैसे भरेंगे हम? तो हमको पीछे जाना पड़ेगा, यानी कहानी को फिर से पढ़ना पड़ेगा। बच्चों की अभी मैं आपके सामने पूरा खाका बना लिया है, अभी करवा दे रही हूँ। पर कभी भी जब मैं भी नहीं हूँ, मेरे वीडियो भी नहीं हो, आपके टीचर भी नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो आप जब भी कोई उसका निकालना हो तो प्रश्न देखकर और पीछे पेज पलटे। अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर उसका आंसर निकाल लेंगे। नहीं मिल रहा है फिर पढ़िए 2-3 बार। अगर नहीं मिल रहा है, उस पुस्तक के अलावा कभी भी आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के नहीं आएंगे, उससे रिलेटेड ही आते हैं, जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो हमारा प्रश्न है कि संबंधित सूचनाओं के आधार पर तालिका भरिए। तो पहला है का में है अवस्थित क्षेत्र, मतलब जो पालनपुर गांव है वो कहाँ अवस्थित है, कौन सी जगह। तो थोड़ा दिमाग पे, मेमोरी पे जोर डालिए और पीछे चलते हैं। तो क्या बताया गया था कि लगभग ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो गांव है जिसका वर्णन है वो लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास बुलंदशहर का शायद खाका है ये, है ना, ऐसे कहा गया था। तो इसमें हमारा आंसर आएगा बुलंदशहर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पहला प्रश्न का उत्तर है बुलंदशहर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दूसरा जो है कि गांव का क्षेत्रफल कितना है, कुल कितना है, तो हमें फिर पहले जाना चाहिए। फिर से पहले पेज पर आके आप पढ़ना शुरू करेंगे और आगे पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र वाला टॉपिक। तो उसमें आ जाएगा कुल कितनी जमीन है, भूमि है, तो वो है 226 हेक्टेयर, 226 हेक्टेयर टोटल एरिया है उसका, है ना, जमीन है। उसके बाद अगला जो हम चलते हैं भूमि का उपयोग, यानी भूमि का उपयोग हेक्टेयर, यानी कितनी भूमि किस चीज के लिए उपयोग हो रही है वो हम पढ़ेंगे। तो आओ, मैंने यहाँ पर एक तालिका बनाई है। तो कृषि भूमि है ना, एक 2 भागों में हमने बांट लिया है, कृषि भूमि और एक है भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। 2 भागों में हमने पूरी भूमि को बांटा है। तो पहली है कृषि भूमि, दूसरी है जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। तो कृषि भूमि टोटल है 200 हेक्टेयर। अब उसमें भी बंटवारा है, उसमें भी सिंचित कितनी है, असिंचित कितनी है। तो सारी जमीन जो है, ऐसा मान लिया है कि पूरी जमीन सिंचित है, क्योंकि वहां पर ट्यूबवेल्स वगैरह थे ना, हमने पढ़ा था, ट्यूबवेल्स थे, लाइट से सिंचाई करते थे। तो 200 हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए उपयोग की जा रही है, जो कि सिंचित है। ठीक है, असिंचित में कुछ भी नहीं भरा। और आगे हम बढ़ते हैं, भूमि जो कृषि के लिए नहीं है तो फिर काय के लिए है 26 हेक्टेयर भूमि। तो वो 26 हेक्टेयर भूमि पर निवास स्थान यानी मकान बने हुए हैं, सड़क के लिए है, तालाबों के लिए है, चारागाह के लिए है ना, वो 26 हेक्टेयर भूमि है। तो टोटल कितना हो गया 226 हेक्टेयर, यानी 26 हेक्टेयर तालाब, सड़क, चारागाह, मकान, इन सब के लिए रखा है और बाकी 200 पर कृषि करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो है इसका पहले का कि सुविधाएं कौन कौन सी उपलब्ध हैं उस गांव में, तो हमने पढ़ा था। थोड़ा और पीछे जाओ, दिमाग पर जोर डालो कि क्या क्या है उस गांव में, और आप जोर डालेंगे तो आप अपने गांव में भी देखेंगे क्या क्या है आपके यहाँ, तो दिमाग पर जोर डालना जरूरी है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले पूछा शैक्षिक, यानी शैक्षिक सुविधाएं क्या है वहाँ पर, शिक्षा के लिए क्या साधन है। तो हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पर 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और 1 हाई स्कूल है। तो हम इसमें भरेंगे 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 हाई स्कूल है वहाँ पर, है ना। और आगे चलते हैं, कह रहे बाजार वहाँ है कि नहीं, बाजार की उपलब्धता है कि नहीं। तो जोर डालो, फिर से हम चलेंगे कि वहाँ के लोग जो दूध का उत्पादन करते थे या जो बेचने अनाज को कहाँ जाते थे, तो पास में कस्बा था शाहपुर और एक और बड़ा था रायगंज, बड़ा शहर था, है ना, इन दोनों के पास। तो 2 बाजार थे, तो शाहपुर था जो बिल्कुल पास में था इनके, दूसरा था रायगंज, थोड़ा और उसके
शाहपुर से थोड़ा और लगा हुआ। और ये तो 3 किलोमीटर के अंदर था शाहपुर, जहाँ पर जाके दूध की एक डेयरी थी, है ना, शीतलक केंद्र था जहाँ ये लोग दूध सप्लाई करते थे। तो 2 बाजार में 2 चीज़ें आएंगी, 2 शहर आएंगे, एक तो शाहपुर है जो कस्बा और रायगंज शहर है। अगला है बिजली आपूर्ति, कि बिजली की आपूर्ति वहाँ पर है क्या, लाइट है? बिल्कुल है। आपने पढ़ा था कि वहाँ पर जो है प्रत्येक घर में लाइट है। और व्यवसाय के लिए यानी छोटे छोटे जो विनिर्माण के थे, जैसे कि गन्ने की जो उसकी फैक्ट्री लगाई थी, गन्ना पेरते थे वो लोग, है ना, या और भी जो छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटर भी था वहाँ पर, तो ये कैसे चलते हैं? लाइट से चलते हैं। तो व्यवसाय के लिए भी यानी छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी और कृषि के लिए भी, वहाँ सारे लोग ट्यूबवेल से सिंचाई करते थे, तो कृषि के लिए भी, तो तीनों चीज़ों के लिए वहाँ पर बिजली उपलब्ध थी। प्रत्येक घर में कनेक्शन था, व्यवसाय के लिए था और कृषि के लिए था, ये हम लिखेंगे। अगला है संचार। संचार का अर्थ होता है जाना आना, यानी आवागमन का क्या साधन था, ट्रांसपोर्टेशन क्या था। तो दिमाग को जोड़ डालो फिर करेंगे। तो उसमें एक कहानी थी कि एक लड़का था जिसने एक बैलगाड़ी बनाई पहले, फिर बाद में पहले बैल लिए, फिर बैलों से जो है कृषि भी की, और फिर आगे दूध बेचा और पैसे बना के जो है बैलगाड़ी बनाई। बैलगाड़ी से वो गांव के लोगों की चीज़ें लाता भी था, जैसे जो सामान होता था ना कि छोटे छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को सामान लाता था, यहाँ से ले जाता था ईंटें वगैरह या जो कुम्हारों के सामान। तो ये सब चीज़ें से दिमाग में आया ना कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन था, तो क्या क्या था, सभी कुछ था। बैलगाड़ी भी है वहाँ, मोटर बाइक भी है, ट्रक भी आते जाते, तांगा और बग्गी, सब कुछ था। लेकिन चूंकि 3 किलोमीटर दूर शाहपुर था और थोड़ा सा और दूर रायगंज था, इन कस्बों तक जाने आने के लिए वो लोग ट्रांसपोर्टेशन का साधन करते थे। आप भी दिमाग डालना और सूची बना लें कि आपके गाँव में कौन कौन से साधन हैं ट्रांसपोर्टेशन के, कितनी कारें हैं, ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें। तो ये हाँ, ट्रैक्टर भी था इसमें, मैंने ट्रैक्टर नहीं लिखा, ट्रक है, ट्रैक्टर भी है। ट्रैक्टर, इससे खेती होती थी ना, खेती भी होती है और सामान ढोने के काम आता है। फिर उसमें अगला पूछा है निकटतम कस्बा कौन सा था, तो वो है शाहपुर। सबसे पास उनकी कौन सा कस्बा था, वो था शाहपुर। तो हमने ये पूरी सूची बना ली पहले क्वेश्चन की। फिर आपको कठिन लग रहा होगा कि कैसे इसको करना है, ये एक बनाया है इनमें। ये क्वेश्चन आपको अलग अलग भी आ सकते हैं, जैसे शॉर्ट 1 लाइन क्वेश्चन में आ गया कि वहाँ पर निकटतम कस्बा कौन सा था, शाहपुर। बाजार कौन से थे, तो रायगंज और शाहपुर थे। ट्रांसपोर्टेशन के साधन लिखिए पालनपुर में, तो आप सारे नाम लिख देंगे, ठीक है। वहाँ बिजली उपलब्ध थी या नहीं, यस या नो में क्वेश्चन पूछ लेंगे, या सत्य असत्य में पूछ लेंगे आपसे कि यहाँ बिजली थी, बताइए सत्य है या असत्य है। तो ये इसमें किसी भी तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने कवर किए। आगे बढ़ते हैं और कोशिश करती हूँ आपका आंसर क्लियर करने की, कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। पूरे टाइम में नहीं रहूँगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा, चूँकि एनसीईआरटी बुक में थोड़ा पैटर्न में लग है, पहले जो आपकी चलती थी वैसा नहीं है, कोशिश कर रही हूँ कि आपको सिखाऊँ। एक्चुअली मुझे सीधा नहीं देना है, आपको सिखाना है क्वेश्चन के आंसर निकालते कैसे हैं। जब किसी प्रश्न का उत्तर ना मिले, आप अपनी किताब पढ़िए और बार बार पढ़िए, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि मैंने कहा है कि जो किताब जब पब्लिश करते हैं, छपती है, तो उसमें सारे क्वेश्चन वही दिए जाते हैं जो आपकी पुस्तक में, बाहर से कोई भी नहीं। मैं पेपर की बात नहीं कर रही हूँ कि किताब के क्वेश्चन के आंसर की बात कर रही हूँ, पेपर में भी वही आता है जो आपकी पुस्तक में। फिर भी आप मान के चलें किताब में तो वही प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं आपकी किताब के प्रश्न करवा रही हूँ, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है खेती की आधुनिक विधि के लिए, प्रश्न नंबर 2। मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगी, पढ़ के सुनाऊंगी आपको। ये है खेती की आधुनिकतम विधियों के लिए ऐसी अधिक लागतों की आवश्यकता है जिन्हें उद्योग में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? मतलब आधुनिक कृषि करने के लिए, पहले जो कृषि होती थी सामान्य चीज़ों से, बैल और हल होता था जो गांव में ही बन जाता था ना, बैल हल जो बनाते थे, बाड़े वगैरह बना लेते थे बड़े। लेकिन अब वर्तमान में जो कृषि हो रही है उसकी आधुनिकतम तकनीक हम यूज कर रहे हैं। उसके लिए क्या ऐसे ही आगत लगाए जाते हैं, ऐसे साधन लगाए जाते हैं जिनका विनिर्माण होता है, यानी फैक्ट्रियों में बनते हैं। बिल्कुल सही है। तो उसमें पूछा हाँ या ना, तो इसका उत्तर आएगा हाँ। क्योंकि आप अब देखो कोई भी गांव में खेती अब बैलगाड़ी से, बैल से, हल से तो हो नहीं रही है। अब सभी जगह ट्रैक्टर का यूज करते हैं, है ना। बुआई के लिए सीड ड्रिल लगाते हैं, कटाई के लिए हार्वेस्टर आ गए हैं अब तो, है ना। ज़्यादातर जगह पे ये है, जिनमें नहीं है वहाँ भी ट्रैक्टर तो एटलीस्ट जुताई करते ही हैं। बैल से तो शायद ही कोई गांव बचा हो जिसमें बैलों से जुताई करती हो। तो इन साधन, जो साधन है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, सीड ड्रिल है, आपका कल्टीवेटर है, आपका हार्वेस्टर है, ये सब चीज़ें कहाँ उत्पादन होता है?
बड़े बड़े फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है, गांव में तो नहीं होता है ना। हो सकता है कोई गांव इतना विकसित हो जहाँ वही हो। जैसे कि एक और गांव की वो कहानी थी कि वो लड़का पढ़ने गया और उसने जो है वहाँ पर पढ़ाई करी कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर से, और उसने वहीं पर एक एग्रो फार्मिंग का वो बनाया है ना, एक फैक्ट्री वहीं डाल ली थी उसी गांव में और रोजगार उपलब्ध हो गया। लेकिन वो छोटे स्तर पर है ना, तो उद्योग तो लगाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हाँ है। दूसरा जो है, पालमपुर बिजली के प्रसार के लिए किसानों की किस तरह मदद करता है। प्रश्न नंबर 3 कि पालमपुर जो है पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की कितनी मदद की है ना। तो बहुत मदद की है। आप देखो ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं तो सारे पूरा क्षेत्र अब सिंचित हो गया है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें सिंचित हो, एक खेत से दूसरे खेत तक बड़ी पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाया जा सकता है। और आपका वहाँ छोटे छोटे जो लघु निर्माण भी हुए हैं, जैसे छोटे छोटे व्यवसाय जो चल रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर सेंटर हो, चाहे गन्ने की पेराई की मशीन हो, या और छोटे मोटे काम, सारे के लिए लाइट की जरूरत होती है, वो उपलब्ध है वहाँ पर है ना। कृषि सिंचाई के लिए भी उपलब्ध है। तो बहुत अधिक मदद की है। तो आप इसके अंदर ऐसे लिखेंगे कि सिंचाई है तो है ना, और विनिर्माण के लिए, विनिर्माण हेतु और प्रकाश व्यवस्था के लिए, यानी घरों में उजाले के लिए व्यवस्था के लिए वहां लाइट उपलब्ध हुई है, जिससे कि उन्होंने अधिक विकास किया है। अधिक विकास है ना, विकास किया। कैसे किया? इसमें आपका कृषि उत्पादन बढ़ा है ना। कृषि पहले जो कम होता था सिंचाई से ज्यादा होता है, कृषि उत्पादन बढ़ा है आपका। और उसके अलावा क्या हुआ, ये जो विनिर्माण में हुए तो उसके लिए क्या, रोजगार बढ़ा है, रोजगार एवं आय में वृद्धि, आय में वृद्धि है ना। और कुल मिला के इन सब चीजों से क्या होता है, जीवन स्तर में वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि। क्योंकि जब हमारे पास पैसा होता है, उत्पादन बढ़ेगा या रोजगार बढ़ेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या होता है, जीवन स्तर बढ़ता है। हम खाने में बहुत अच्छा खाने के लिए प्रयोग करते हैं, जो पहले साधारण भोजन करते हैं, फिर थोड़ा सा पौष्टिक चीज़ों में शामिल कर लेते हैं। हम कपड़े अच्छे पहनते हैं, हम स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, अगर हमारे पास पैसा है तो अंतिम में क्या आएगा, जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई। तो आप ये प्रश्न 3 का ये उत्तर हुआ। ठीक है, आओ हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो है हमारा, वो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों। इसका सिंपल सा आंसर है बिल्कुल, क्योंकि अगर सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा तो उत्पादन अधिक बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो वो बचत भी बढ़ेगी। पहले क्या होता था, कुछ परिवार जो छोटे छोटे हेक्टेयर वाले हैं वो अपने घर पर रहकर ही बिना उसके करते हैं, तो उतना ही उत्पादन होता है जितना वो खा सके, है ना। लेकिन जब उनके पास अधिक उत्पादन होता है तो वो अपने खाने के लिए बचाते हैं, बचा हुआ शेष बेच मार्केट में बेचते हैं, जिससे पैसा आता है और उस पैसे को वो अपने जीवन निर्वाह के लिए काम में लेते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा कि हाँ, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना है, हाँ, क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ता है ना, उत्पादन बढ़ता है ना। अब इसको और बड़ा कर सकते हो आप, अगर एक लाइन का है तो कहते हो हाँ क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ता है, लेकिन इसे और बड़ा बनाना है तो फिर आप वही उपयोग करेंगे, कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो कृषि उत्पादन बढ़ने से लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी और लोग अपना जीवन स्तर सुधारेंगे, उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठेगा, है ना। तो इसको बड़ा भी बना सकते हो आप, थोड़े से एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, जैसे किसानों के डाले थे ना, अगर और बड़ा लिखना है तो किसानों को, फलाना किसान था, उसने ऐसे ऐसे करके, उसमें जैसे वो एक महिला का था कि उसने कर्ज लेकर जो है और खेती की और उसके बाद उसने उसका कर्जा भी पटाया और अपना वो भी बढ़ाया ना। ऐसे ही कोई एग्जाम्पल आप अपने गाँव का भी डाल सकते हो, है ना, कि हमारे उसमें एक किसान है जो इतना उत्पादन होता है, ऐसे बचत करते हैं और वो समृद्ध है, उनके यहाँ कारें भी हैं, उनके यहाँ ट्रैक्टर भी है, ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा है अगला कि 400 परिवार हैं, 450, 5 प्रश्न नंबर 5 है, उसमें कहा गया है कि 450 परिवारों के विवरण की सारणी, 450 परिवारों के
सारणी बनानी है। अब यहाँ आपको एक तालिका बनानी है, ठीक है। वो तालिका मैं बनाती हूँ यहाँ पर, देखिए आप जैसे बनाते हैं हम। तो वो सबसे पहले आप ऐसे लिख लो इसको, भूमि की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, क्योंकि मेन तो क्या था वहाँ पर, खेती प्रमुख धंधा था, है ना। तो हम इसी को भूमि की उपलब्धता के आधार पर ही बनाएंगे। मेन काम तो कृषि कार्य थी, बाकी थोड़ा बहुत जो है अन्य कामों में वो लोग लगे हुए थे, ठीक है। दूसरा है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, आप ये अर्थशास्त्र है, इसमें सारणी का बहुत काम होता है ना, सारणी बनाने, हर चीज की सारणी आप बना सकते हो और बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हो, ठीक है। फिर है प्रतिशत, कितना प्रतिशत है वो लोग उस गांव में, और उसके बाद अंत में है उत्पादन में योगदान, उत्पादन में योगदान, कि कितना योगदान किसका है उत्पादन में। तो पहला चलो हम भूमि की उपलब्धता के अंतर्गत देखेंगे। पहला जो है 1, 2 और 3 भागों में मैंने इनको बांटा है। तो पहले का है नील, भूमि की उपलब्धता इनके पास बिल्कुल नहीं है, नील है, ठीक है। और ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है, 150। आप जब थोड़ा पीछे जाओ, आपने सुना होगा कहानी जब हम पढ़ रहे थे कि उसमें 450 परिवार में से 150 ऐसे परिवार हैं जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उनके पास कोई भूमि नहीं है, वो कृषि मजदूरी करते हैं, वो भी उनको पूरे वर्ष उपलब्ध नहीं रहती है ना, इसीलिए उनका जीवन स्तर थोड़ा कठिन है। और इनका परसेंटेज कितना है कुल परिवारों में, कुल जनसंख्या में, तो उसका है 33%। इनका 33% है ये लोग पूरे गांव के, 33%, ठीक है। उत्पादन में योगदान कितना है इनका, 0, क्योंकि इनके पास कोई जमीन ही नहीं है, तो उत्पादन में योगदान कहाँ से देंगे, ये तो खुद कृषि मजदूरी करके जैसे तैसे अपना भरण पोषण करते हैं। दूसरा है 2 हेक्टेयर से अधिक, जिनके पास, ऐसे परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक है, नहीं 2 हेक्टेयर, हाँ 2 हेक्टेयर से कम वाले, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले, तो ऐसे कितने परिवार हैं वहाँ पर जिनके पास 2 हेक्टेयर से। फिर आप पीछे जाओ, कृषि की जो उपलब्धता वाला पूरा टॉपिक है उसको हम उस पेज पर जाकर पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा कि 240 लोग थे ऐसे, 240 परिवार हैं ये, जो मध्यम कृषक है ना, मध्यम या सीमांत किसान, लघु किसान जिसको कहते हैं, वो थे। वो कितने थे, 240 परिवार थे ऐसे। और इनके पास उत्पादन में योगदान कितना था, 54%, क्योंकि इनके पास 2% से भी कम थी, है ना। 240 परिवार है, उससे कम है। और इनका उत्पादन में प्रतिशत कितना है, 32%, है ना, 32% है इनका योगदान। यानी गांव में देखो यहाँ पर 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले यानी लघु कृषक, तो इनकी संख्या कितनी है, 240 है। पूरे गांव के परिवारों में इनका परसेंटेज कितना है, तो 54% है। और उत्पादन में कितने परसेंट योगदान देते हैं, तो ये देते हैं 32% योगदान देते हैं, ठीक है। तीसरे वो परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक जिनके पास जमीन है, 2 हेक्टेयर से अधिक वाले, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले। तो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे लोग कितने हैं, ऐसे लोग हैं करीब, बहुत कम लोग हैं। ऐसे परिवार हैं 60। अब देखो आप, सबसे कम संख्या है इनकी, 60 घर हैं सिर्फ ऐसे जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, ठीक है। और इनकी जनसंख्या में इनका परसेंट कितना है, तो ये सिर्फ 13% लोग हैं, 13% लोगों के पास, है ना। और उत्पादन में क्या योगदान है इनका, 68%, 68% उत्पादन में इनका योगदान है। यानी आप इस तरह से लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जमीन का भाग सिर्फ 60 परिवार के पास है, और 240 सिर्फ छोटा मोटा उनके पास है, और ये 150 के पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो मजदूरी के द्वारा अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो ये हमारे समाज की भी कहीं ना कहीं तस्वीर है, आप अपने गांव में भी देखना, बिल्कुल ये तस्वीर आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न करना आपको सिखाया। आगे के प्रश्न भी उम्मीद करती हूँ आप जो है बनाना सीख जाएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। वीडियो कैसा लगा बताइए, और वैसे ही मेरे साथ करिए, जैसे आप लोगों ने पूछा था, करके देखा, मुझे अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मुझे कमेंट में बताया, मैडम इसका ये होगा, इसका ये होगा। और आप करके देखो, मेरी बातों पे नहीं कि मैडम ने पकाया दे दी, तो खुद करके ढूंढ के देखना, बहुत मजा आएगा। ऐसा करना, इसका अगर हो भी गया तो अगले वाले का करके देखना, इसी बुक के अन्य क्वेश्चन आप करके देखना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो प्रश्न के उत्तर को बोझ न लें, बल्कि एंटरटेनमेंट के, हमने ये पढ़ा है तो अब हम इसको करेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है। इनके उत्तर बिल्कुल मिलेंगे अगर आपने पढ़ा है तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं ऐसे ही आपकी सहायता करती